हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार रुक्मिणी प्रकाशन के दारोगा मुख्य परीक्षा क्वेश्चन गाइड के सेट नंबर 4 के साथ सेट नंबर 4 में जो जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सेट नंबर 4 का जीएस का पहला क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर 3 पर, क्योंकि पहला और दूसरा क्वेश्चन रीजनिंग का दिख रहा है, तीसरा क्वेश्चन जनरल स्टडीज का है और जनरल स्टडीज का पहला क्वेश्चन इस सेट के क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है। क्वेश्चन हम लोग का है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यानी आर्टिकल सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत का बात है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत एक जगह पर संविधान राज्य से यानी शासन से यह अपेक्षा करता है कि सभी नागरिकों को समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता। तो मुफ्त कानूनी सहायता की अपेक्षा भारतीय संविधान के किस आर्टिकल से? तो ये 39A, आर्टिकल 39A। तो तीसरा का आंसर सी होगा, तीसरा का आंसर 39A यानी तीसरा का आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर तीसरा का आंसर सी, आर्टिकल 39A, आर्टिकल 39A। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा है कि किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि, सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि की स्थिति को क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति। तो चौथा का आंसर होगा बी। थोड़ा सा हम लोग बात करें इन्फ्लेशन क्या है। तो बाजार में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि तथा मुद्रा की क्रय क्षमता में कमी की स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं। और इसका इंपैक्ट, इसका प्रभाव, इसके कारण बहुत से हैं, बहुत सा कारण भी है और इसके बहुत सा प्रभाव भी है। तो यहां जो क्वेश्चन था, अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो उसमें जो 4 ऑप्शन है उसमें सही है मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन तो बी हो गया, चौथा का बी। और 5वां नंबर क्वेश्चन हिस्ट्री से है, अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में निम्नांकित में कौन राज्यपाल था? यानी अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है अलाउद्दीन खिलजी, और उसके शासन काल में निम्न में कौन राज्यपाल था? किसी प्रांत का प्रशासक था, किसी प्रांत का शासक था। तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में निम्न में से कौन राज्यपाल था? तो वो गियासुद्दीन तुगलक। और आप जानते हैं खिलजी के बाद तुगलकों का काल आता है और गियासुद्दीन तुगलक उसके काल में राज्यपाल था। तो डी, 5वां का डी। और गियासुद्दीन तुगलक बाद में तुगलक वंश का फाउंडर हुआ। तो 5वां का आंसर डी, 5वां का आंसर डी, चौथा का बी, 5वां का डी, 5वां का आंसर डी, गियासुद्दीन तुगलक। और छठा है, तैमूर द्वारा डैश किस ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण को तुगलक साम्राज्य के अंत के रूप में देखा जाता है? तो तैमूर का आक्रमण 1398, तैमूर का आक्रमण 1398 ईस्वी में। और तैमूर का आक्रमण तुगलक डायनेस्टी, दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश के साम्राज्य शासन के अंत को देखा जाता है। और उसके बाद सैयद वंश आता है। तो तैमूर द्वारा किस ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण हुआ और जो तुगलक साम्राज्य के अंत के रूप में देखा जाता है? तो 1398। तो छठा का डी, 1398। नेक्स्ट है 7वां नंबर क्वेश्चन,
त्वांग और लहासा को जोड़ने वाले दर्रे का नाम क्या है? तो वो बुमला बोमिडला दर्रा है, बुमला बोमिडला दर्रा है। सी, सातवां का सी, सातवां का आंसर सी होगा। और 8वां नंबर क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप, नदी के बीच में द्वीप जो सबसे बड़ा है, उस द्वीप का नाम है माजुली द्वीप। वो माजुली द्वीप कहाँ स्थित है? तो असम में, वो ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में द्वीप है माजुली द्वीप, जो सबसे विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है, जो असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी का द्वीप है माजुली द्वीप। तो ए, 8वां का ए, माजुली द्वीप। और नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है, सैयद राजवंश की स्थापना, सैयद वंश, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 राजवंशों का शासन हुआ, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। तो दिल्ली सल्तनत का चौथे नंबर पर जो राजवंश आया, तुगलक के बाद जो आया वो सैयद वंश। और हमारा क्वेश्चन है, सैयद वंश का संस्थापक यानी सैयद वंश का पहला शासक कौन था? खिज्र खां। सैयद वंश का शासन काल हुआ, सैयद वंश का शासन काल हुआ 1414 से 1451। और सैयद वंश का पहला शासक हुआ खिज्र खां, दूसरा हुआ मुबारक शाह और तीसरा हुआ अलाउद्दीन आलम शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। तो सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां और सैयद वंश का अंतिम हुआ आलम शाह, आलम शाह। तो यहां क्वेश्चन है पहला का, तो खिज्र खां, तो सैयद राजवंश की स्थापना किसने किया? खिज्र खां ने। और सैयद वंश का काल कब से कब? 1414 से 1451। तो 9वां का आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया बी, खिज्र। और फिर मैथ्स का क्वेश्चन है, और फिर आप देखिएगा जीएस का क्वेश्चन आपको मिलेगा फिर 14 नंबर पर। डैश ने जब 1494 में फरगना राज्य उत्तराधिकार प्राप्त किया, उसकी उम्र 12 वर्ष थी। तो 1494 में फरगना को उत्तराधिकार के रूप में किसी व्यक्ति को मिला, और उस व्यक्ति का उम्र उस समय 12 वर्ष था। वो व्यक्ति कौन था? बाबर। तो बाबर कहां का? बाबर को पैतृक रूप से बाबर को कहां का राज्य मिला था? फरगना का। तो 14 का आंसर बाबर होगा, जो डी पर है। तो 14 का आंसर डी। जीएस का क्वेश्चन 9 के बाद 14 पर है, और 14 का आंसर डी हो रहा है। और फिर हम लोग एक 10 नंबर क्वेश्चन भी हम लोग का छूट गया है, 14 के पहले 10 भी जीएस में है। डैश हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा आकर्षण स्थल है, वो रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश का एक बड़ा पर्यटक स्थल है, रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा आकर्षण स्थल है, जो 10 नंबर क्वेश्चन ये है। तो 10 का आंसर बी, 10 का आंसर बी हो गया, रोहतांग दर्रा। और फिर आपका 14 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने डिसाइड किया है, 14 नंबर बाबर हुआ। तो बाबर फरगना का उत्तराधिकार के रूप में उसको फरगना का राज्य मिला, और जब गद्दी पर हुआ उस समय मात्र वो 12 वर्ष का था। और बाबर वंश के हिसाब से माता के तरफ से बाबर चंगेज खां का वंशज है, और पिता के तरफ से तैमूर का। माता के तरफ से बाबर चंगेज खां का वंशज, और पिता के तरफ से तैमूर का वंशज। और चंगेज खां भारत पर आक्रमण किया था 1221 में, और तैमूर का आक्रमण 1398 में। इन दो आक्रमणकारियों के वंश से बाबर रिलेटेड है। तो चंगेज खां के तरफ से, माता के तरफ से चंगेज खां का वंशज था, और पिता के तरफ से ये तैमूर का वंशज था। यह भी कभी कभी क्वेश्चन रहता है। और बाबर 1494 में उत्तराधिकार के रूप में फरगना की गद्दी पर आया, उस समय उसकी उम्र 12 वर्ष थी। और बाबर भारत पर 5 आक्रमण करता है, 5 आक्रमण करता है बाबर भारत पर। और 1519 से 1526, 1519 से 1526 कुल 5 आक्रमण भारत पर करता है। और 5वां आक्रमण उसका पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें वो इब्राहिम लोदी को पराजित करता है और उसके राज्य पर अधिकार करता है। 15 नंबर क्वेश्चन, उस ब्रिटिश जनरल का नाम बताए जो जालियांवाला बाग कांड के लिए उत्तरदायी था। हेस्टिंग, कर्नवालिस, डायर। तो डायर था। और जालियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 को डायर
के द्वारा गोली चलाया गया था, तो 15 का सी, 15 का आंसर सी, 15 का आंसर सी। और 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, मृदा यानी मिट्टी, मृदा निर्माण में डैश अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करता है। अपक्षय, वेदरिंग, मृदा बनता है यानी फिजिकल जो कंपोनेंट है उसके वेदरिंग से यानी अपक्षय से। तो अपक्षय और ह्यूमस निर्माण के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो जलवायु, जलवायु। तो मृदा निर्माण में रिस्पॉन्सिबल फैक्टर जो है वहां का जलवायु है, वहां का तापमान, वहां ह्यूमिडिटी, ये सब के कारण वहां पर रॉक में क्या होता है? वेदरिंग होता है, रॉक अपक्षय करता है और जलवायु के कारण ही ह्यूमस का भी निर्माण होता है और फलतः ये मिल करके मिट्टी का निर्माण होता है। तो मृदा निर्माण में जलवायु अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करता है, जलवायु। तो 16 का आंसर डी होगा, 16 का आंसर डी होगा। और 17 नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बनाए गए जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त नहीं किया जा सकता और समतल दर्पण से आभासी प्रतिबिंब और उसे बने आभासी प्रतिबिंब को, समतल दर्पण से बने आभासी प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। 17 का ए। और फिर 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वो मुड़कर मार्ग पर बहने लगती है और जिन्हें कहा जाता है। तो मैदानी क्षेत्र में नदी जो मार्ग मुड़ करके बहती है उसको विसर्प कहते हैं, विसर्प कहते हैं, जो एस के फॉर्म में बनेगा, विसर्प कहते हैं। तो ये डी होगा और 18 का आंसर डी। और फिर 19 नंबर क्वेश्चन है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो 3 गो उपन्यास और उसके राइटर का नाम दिया गया है और ये तीनों के तीनों सही नहीं है, इसलिए अ, ब और स तीनों सही नहीं है। तो आंसर डी हो रहा है, 19 का डी, 19 का डी। और फिर आपका है 20 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के कार्यकारी बोर्ड ने भारत को 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी के लिए चुना है, सही बात है, ये सही फैक्ट है। दूसरा, भारत लगातार तीसरी बार इस प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है, ये गलत है। और तीसरा है, FIH कार्यकारी बोर्ड के निर्णय के अनुसार पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 भारत में 13 से 29 जनवरी तक खेला जाएगा, ये भी सही है। तो 1 और 3 सही है। और 1 और 3 का कौन सा कथन सही नहीं है चुनना है? तो 2 सही नहीं है, 1 और 3 सही है, तो इसलिए इसमें चुनना है कौन सा कथन सही नहीं है या है। तो 1 इसमें सही नहीं है, दूसरा कथन सही नहीं है, इसलिए आंसर हमारा दूसरा ही होगा, बी होगा। 20 का आंसर बी, 20 का आंसर बी होगा। और नेक्स्ट हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अयोध्या मामले में दिए गए सर्वसम्मत फैसले के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और फिर इसमें कौन सही है वो हम लोग को चुनना है। तो सुनिए, इसमें तीसरा जो ऑप्शन है ना, फैसले को स्वीकार कर पुनः अपील नहीं करने का निर्णय लिया, उसमें सभी लोगों ने स्वीकार नहीं किया, कुछ लोगों ने अपील का निर्णय लिया, इसलिए तीसरा वाला स्टेटमेंट सही नहीं है, पहला और दूसरा सही है। इसको आप मैन्युअली पढ़िएगा क्योंकि करंट का है और इसमें फैक्ट्स आपका ऑलरेडी है। तो 1 और 2 जो है सही है, तो 21 का बी, 21 का आंसर आपका बी होगा। और 22 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में बहुचर्चित शब्द RCEP का विस्तारित रूप क्या है? तो RCEP का फुल फॉर्म होता है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो 22 का आंसर ए होगा, 22 का आंसर ए। और 23 नंबर, आसियान 35 का 35वां शिखर सम्मेलन नवंबर 2019 के दौरान कहां आयोजित हुआ? आसियान का 2019 का, नवंबर 2019 का कहां पर ये आयोजित हुआ था? तो ये थाईलैंड में 2019 का शिखर सम्मेलन, 35वां शिखर सम्मेलन जो 2019 में आसियान का आयोजित हुआ, वो कहां हुआ था? ये हम लोग से पूछा है क्वेश्चन, तो थाईलैंड। तो 23 का आंसर डी, 23 का आंसर डी,
थाईलैंड। और आसियान का स्थापना 1967 में हुआ था। आसियान का मुख्यालय जकार्ता में है और भारत आसियान का सदस्य नहीं है लेकिन डायलॉग पार्टनर है। और आसियान का फुल फॉर्म अगर होगा तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो इसका 2019 का नवंबर में शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? थाईलैंड में। और 24 नंबर है, किसने कहा राजनीति कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, या क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ये बात राजनीति के बारे में किस विद्वान का कहा हुआ था? अरस्तु का। अरस्तु का, अरस्तु प्लूटो का शिष्य था। अरस्तु प्लूटो का शिष्य था। तो 24 का बी और 25 निम्नांकित कथनों में से कौन सा एक सही है? वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। सही है। जवाहरलाल नेहरू, एम.ए. जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे। जिन्ना तो सदस्य नहीं थे, इसलिए गलत है। भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 47 में हुआ, यह भी गलत है। प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 से ही शुरू हुआ। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। अडॉप्टेड, अडॉप्ट तो संविधान सभा द्वारा अडॉप्ट कर लिया गया था, लागू किया गया। अडॉप्ट तो 26 नवंबर 1949 को ही। कौन सा कथन एक सही है? तो ए सही है। ए सही है तो 25 का ए, 25 का आंसर ए हो जाएगा। 25 का आंसर ए होगा। और 24 के बारे में भी हम लोगों ने 24 का बी अरस्तु, 24 का बी अरस्तु, 24 का बी अरस्तु, 24 का बी यानी अरस्तु और 25 का ए। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में यानी शेड्यूल में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? 5वीं में। 5वीं में ट्राइबल रीजन के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में प्रोविजन है। और 6वीं में नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के ट्राइब्स के प्रशासन, ट्राइबल रीजन के प्रशासन के बारे में विशेष उपबंध है। तो 5वीं और 6वीं ये ट्राइबल रीजन के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। 5वीं जनरल प्रोविजन अबाउट ट्राइबल रीजन और 6ठा में नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्यों के बारे में स्पेशल प्रोविजन। तो 5वीं 6ठी ट्राइबल रीजन के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। जो 5वां जो है वो कॉमन प्रोविजन अबाउट ट्राइबल रीजन है। तो 5वीं, तो 26 का बी, 26 का आंसर हम लोग का बी हो रहा है। और 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यदि राष्ट्रीय आपात घोषित किया जाए तो उससे प्रत्येक बार संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा। राष्ट्रीय आपात कितने में? तो 6 माह में, प्रत्येक 6 माह में अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा। इसलिए 27 का आंसर ए, 27 का आंसर आपका ए हो रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नांकित कथनों में से कौन सही है? तो इसमें आप देखिएगा, भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, गलत है। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, भारत में कोई राजतंत्र नहीं है, नाम मात्र का भी नहीं है, गलत है। भारत एक कुलीन तंत्र है, गलत है। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, यानी भारत में प्रजातंत्र है। और कैसी प्रजातंत्र है? प्रजातंत्र में किस शासन प्रणाली को अपनाया गया? संसदीय शासन प्रणाली को, ये सही है। तो 28 का डी, 28 का आंसर डी होगा। और फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 29 नंबर पर है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकार के विश्वव्यापी घोषणा कब स्वीकृत की गई? मानवाधिकार के विश्वव्यापी घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कब स्वीकार की गई थी? 10 दिसंबर 1948। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकार की विश्वव्यापी घोषणा स्वीकार की गई थी 10 दिसंबर 1948। तो 29 का आंसर बी, 29 का आंसर आपका बी हुआ। और फिर 30 नंबर क्वेश्चन है, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण निम्न में से किसके काल में या किसके दरबार में थे? ये किसके काल में थे? तो चोल, गुप्त, सातवाहन, ये बहुत पहले का हुआ। तो विजयनगर काल में, विजयनगर काल में, विजयनगर की स्थापना 1336 में।
तो विजयनगर काल में सायण, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण निम्न में से किस काल में सक्रिय थे? तो विजयनगर राज्य काल में। तो 30 का आंसर डी, 30 का आंसर डी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 31 नंबर। हर्षवर्धन के राज्यकाल के दौरान भारत आने वाला चीनी यात्री वेनसांग था। हर्षवर्धन के काल में वेनसांग। चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में फाहियान आया। वेनसांग के काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में फाहियान आया। हर्षवर्धन के काल में वेनसांग आया। और इत्सिंग आया था जो 670 या 71 एडी में। और उस समय उत्तर भारत में कोई महत्वपूर्ण राज्यवंश का शासन नहीं था। तो 3 चीनी यात्रियों, चाइना से आए हुए 3 यात्रियों का क्वेश्चन हम लोगों का रहता है, पूछा जाता है कि फाहियान किसके काल में? तो फाहियान आया चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। वेनसांग किसके काल में? तो हर्षवर्धन के काल में। इत्सिंग कब आया? इत्सिंग कब आया? तो 7वीं सदी के उत्तरार्ध में, 7वीं सदी के सेकेंड हाफ में, 670 एडी के आसपास, 670 एडी के लगभग में इत्सिंग चीन का एक यात्री भारत आया था। 670 या 671 ईस्वी में इत्सिंग। तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, वेनसांग हर्षवर्धन के काल में। तो यहां वेनसांग हो गया। तो 31 का डी, 31 का डी। और फिर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 32 नंबर। महमूद गजनवी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? महमूद गजनवी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? उसने 19 बार भारत पर आक्रमण किया, गलत है। वो 1001 से 1027 में भारत पर 17 बार आक्रमण किया है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। उसका आक्रमण गुजरात के सोमनाथ मंदिर की संपत्ति को लूटना एक उसका उद्देश्य था, एकदम सही है। और 225 में उस पर आक्रमण भी किया था, तो दूसरा सही है। तो पहला गलत, दूसरा सही। तीसरा इसमें है उसने भारत पर अपने आक्रमण के दौरान कभी डायरेक्ट पराजित नहीं हुआ, ये भी सही है। वह की लड़ाई में उसने पृथ्वीराज चौहान को हराया, ये गलत है। वह की लड़ाई वो नहीं थी। अलबरूनी जिसे महमूद गजनवी के आक्रमण के तुरंत बाद भारत का दौरा किया, उसने इस आक्रमण के बारे में कोई आलोचनात्मक राय विचार नहीं प्रकट किया है, ये भी गलत है। अलबरूनी ने उसके बारे में लिखा है, इसलिए 4-5 गलत है। इसमें सही हो गया 2 और 3। तो 32 का स्टेटमेंट 2 और 3 सही है। और 2 और 3 के लिए ऑप्शन बना हुआ है बी में 2 और 3 है, इसलिए 32 का आंसर बी, 32 का आंसर बी। अब देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन है। अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित है? तो अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में जो 8 लोगों की उनकी काउंसिल थी, उसको अष्टदिग्गज कहा जाता था। और इसी तरह से 8 लोगों की एक परिषद थी। शिवाजी के प्रशासन में 8 लोगों की परिषद थी, इसको अष्टप्रधान कहते थे, अष्टप्रधान। और तो यहाँ अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय, अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय। तो अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित? कृष्णदेव राय। अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित? तो कृष्णदेव राय। फिर 34 नंबर क्वेश्चन है, 34 नंबर क्वेश्चन है। हाँ, कुछ देर के बाद बात करते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, किसने 12 अगस्त 1756 को अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देने का फरमान दिया? 12 अगस्त 1765 को, 1765। ये देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 34 नंबर क्वेश्चन है, ये इलाहाबाद संधि के तहत, इलाहाबाद की जो संधि हुई 1765 में, उस संधि के तहत ही मुगल बादशाह, तत्कालीन मुगल बादशाह शाह आलम सेकेंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी देने का घोषणा किया था। तो इसमें आंसर होगा शाह आलम सेकेंड, शाह आलम सेकेंड। शाह आलम सेकेंड इलाहाबाद की संधि के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी प्रदान किया था, यानी वहां पर टैक्स वसूलने का अधिकार दिया था। तो 34 का ए, 34 का ए, 34 का आंसर ए हो जाएगा। 34 का आंसर ए होगा। उसके पहले 33 का भी हम लोगों ने आंसर डिसाइड किया था बी, 33 का बी यानी कृष्णदेव राय। और 34 का ए
ए पर है शाह आलम सेकंड। अब 35वां क्वेश्चन है सिखों के दूसरे गुरु कौन थे? तो सिखों के 10 गुरुओं का क्रम आप याद कीजिएगा। सिख धर्म के फाउंडर गुरु नानक और सिखों के दूसरे गुरु यानी गुरु नानक के बाद जो हुए गुरु अंगद। तो सिखों के दूसरे गुरु कौन थे? गुरु अंगद। और ये 10 गुरुओं का क्रम आप याद कीजिएगा। ऐसे और भी गुरु पूछ सकता है, 5वें कौन थे, 6ठे कौन थे, 9वें कौन थे, किसको मुगल बादशाहों के द्वारा जिनको मृत्यु दंड दिया गया, ये सब पूरा सिख गुरु से रिलेटेड आपका क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है। तो सिखों के दूसरे गुरु कौन थे? गुरु अंगद। और 36वां नंबर क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी में हिंदू धर्म के पुनर्जागरण यानी 19वीं शताब्दी यानी 1800 ईस्वी के बाद आधुनिक भारत का प्रणेता, आधुनिक भारत का दर्श फर्स्ट जो विजनर या पुनर्जागरण का लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। तो राजा राम मोहन 1900 में हिंदू धर्म के पुनर्जागरण का श्रेय निम्न में से किसको दिया जाता है? राजा राम मोहन राय को। तो 36 का आंसर आपका डी, 36 का आंसर डी। ऐसे दयानंद, स्वामी दयानंद भी धर्म के बारे में नया अप्रोच उन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की और बैक टू वेदास, वेदों की तरफ लौटो और जो कुरीतियां आ गई हैं उन्हें उनको छोड़ो, ऐसा संदेश आर्य समाज के द्वारा दिया गया। धर्म की जटिलता और अंधविश्वास और कुरीतियों को दूर करने का प्रयास आर्य समाज के द्वारा भी और मूल वैदिक कॉन्सेप्ट को लागू करने का काम आर्य समाज के द्वारा भी। लेकिन 19वीं सदी का पुनर्जागरण का श्रेय किसको दिया जाएगा, ऐसा क्वेश्चन है। तो हम राजा राम मोहन राय कहेंगे हम लोग। तो 36 का आंसर डी, 36 का आंसर डी, राजा राम मोहन राय। और 37 नंबर क्वेश्चन है कौन सा युग में सुमेलित है? चापेकर बंधु, डेम ढींगरा, गोपीनाथ शाह, कर्नल करजन वैली, भगत सिंह सैंडर्स। तो यहां डी कर दीजिए, डी सुमेलित है। भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या भगत सिंह के द्वारा की गई। सैंडर्स जो लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज किया था उसको भगत सिंह ने गोली मारा। तो भगत सिंह सैंडर्स ये सही है, बाकी के साथ बाकी सुमेलित नहीं है। और एक सजेशन ये कि सबके साथ किसने किसकी हत्या या किसने किस पे आक्रमण किया, ये क्रांतिकारी जो प्रमुख क्रांतिकारी हैं और उनकी जो एक्टिविटीज उनके द्वारा जो काम किया गया या उन पे जो आरोप लगा, ये सब का एक लिस्ट आप बना के याद कीजिएगा। यहां पर 37 का आपका डी सही है, सुमेलित है 37 का डी। 38 भगत सिंह और उसके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की? उसी क्वेश्चन को ही दूसरे रूप में पूछा गया है। तो लाला लाजपत राय का बदला, लाला लाजपत राय पर साइमन कमीशन का के खिलाफ नारा देते हुए साइमन कमीशन के विरुद्ध में प्रदर्शन करने के क्रम में लाला लाजपत राय पर सैंडर्स, पुलिस अधिकारी सैंडर्स लाठी चार्ज कराया और जिससे वो घायल हुए और उसके बाद उनकी मृत्यु हुई। और इससे आक्रोशित होकर के भगत सिंह और उनके साथियों ने सैंडर्स को गोली मारा तो या सैंडर्स की हत्या की। तो भगत सिंह और उनके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की थी? तो लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए। तो 38 का सी। और 39 नंबर क्वेश्चन है हीराकुंड बांध किस नदी पर? महानदी पर, उड़ीसा। और 40 नंबर नीलंबी घाटी, नीलंबी घाटी हैंगिंग वैली, नीलंबी घाटी साधारण रूप से कहां पाया जाता है? तो ये हिमनदित क्षेत्र में, जहां हिम का क्षेत्र हो वहां पर होगा। दूर से देखने से लगेगा कि वो जब के जो मॉरेंस होता है उससे कुछ कटाव हो जाता है और जो नहीं कटता वो लटका हुआ दिखता है। तो दूर से वो लटकी हुई नीलंबी घाटी दिखती है, लटकती हुई झूलती हुई घाटी की तरफ दूर से दिखता है, इसलिए उसको नीलंबी घाटी कहा जाता है। तो वो किस क्षेत्र में? हिम क्षेत्र में। तो हिमनदित क्षेत्र में। तो 40 का सी, 40 का सी, 40 का आंसर सी होगा। और 41 नंबर है निम्नोक्त में कौन सा एक भूमिगत जल क्रिया का परिणाम नहीं है? अंडरग्राउंड वाटर के कारण भी कुछ स्थलाकृतियां बनती हैं और उसमें कारण नहीं है, यानी अंडरग्राउंड वाटर से बनने वाला ये रिजल्ट निम्न में कौन नहीं है? तो वो डी है, तंदूर तट जो है वो अंडरग्राउंड वाटर से नहीं बनता है। तो ये 41 का डी। और 42 है
निम्नोक्त नदियों में कौन से रिफ्ट घाटी में होकर बहती है? तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और ताप्ती। तो ताप्ती। आप जानते हैं नर्मदा और ताप्ती प्रायद्वीपीय भारत की दो नदी है जो पूर्व से चलते हुए पश्चिम की तरफ गिरेगी, यानी अरब सागर में गिरती है। बाकी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यानी प्रायद्वीपीय भारत की शेष नदियां पूरब की तरफ बहती हैं, पूरब की तरफ बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन नर्मदा और ताप्ती जो है वो अरब सागर में। तो नर्मदा, ऊपर में नर्मदा, नीचे में तापी और बीच में सतपुड़ा होता है, सतपुड़ा की पहाड़ी, और इसलिए रिफ्ट से बहने वाली नदी इसमें कौन होगा? तापी होगा, तापी। तो बी। निम्नांकित में कौन रिफ्ट घाटी में होकर बहती है? तो ताप्ती, या तापी या ताप्ती। तो बी। 42 का आंसर बी, ताप्ती। और 43 नंबर है, निम्नांकित में वो कौन सा राज्य है जो हाथी दांत और चंदन के नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? वो कर्नाटक है। तो हाथी दांत और चंदन के लिए अगर नाम आए तो किस राज्य का नाम देंगे? कर्नाटक। तो 43 का सी। और 44 में नदी और उसकी सहायक नदी दिया गया, मैच कराना है। तो गंगा की सहायक नदी जो यहां पर हम लोग को मिलेगा, तो गोमती और कोसी गंगा की सहायक नदी है। सिंध की सहायक नदी इसमें जो है चिनाब और सतलज सिंध की, और यमुना की सहायक नदी चंबल और केन, यमुना की सहायक नदी। और गोदावरी की सहायक नदी यहां बेन गंगा और इंद्रावती, बेन गंगा और इंद्रावती। तो 4 3 1 2 बनेगा, 4 3 1 2 और बी ऑप्शन होगा। तो गंगा की सहायक नदी गोमती कोसी, सिंध की सहायक नदी जो दिया हुआ है चिनाब और सतलज, यमुना की सहायक नदी चंबल और केन, गोदावरी की सहायक नदी बेन गंगा और इंद्रावती। और इस तरह से ऑप्शन बनता है 4 3 1 2, जो बी ऑप्शन में अरेंज्ड है। तो 44 का आंसर बी होगा, 44 का आंसर बी होगा। उसके बाद आपके मैथ्स के क्वेश्चन दिख रहे हैं। और फिर 50 नंबर क्वेश्चन, 50वां जो क्वेश्चन है, 50th जो क्वेश्चन है वो है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक फाउंडर कौन थे? जयप्रकाश नारायण। और 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना उन्होंने किया था। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण। और 51 नंबर क्वेश्चन है, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन? तो महात्मा गांधी, क्योंकि नील आंदोलन नीलहों जो अंग्रेज थे जबरन नील की खेती कराते थे, 3 कठिया प्रथा वहां लागू किए थे, तो उसके खिलाफ जो आंदोलन चला, जिसको राष्ट्र स्तर पर वो आंदोलन को रिकॉग्नाइज किया गया, लोग उसको जाने, तो वो कौन? तो उसके नेता कौन हुए? महात्मा गांधी। तो चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी। 52 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का डैश कितना प्रतिशत बिहार राज्य में निवास करती है? यानी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत बिहार धारण करता है? तो आंसर है 8.6%, 8.6%। जनसंख्या के हिसाब से बिहार घटते क्रम तीसरे स्थान पर है। सबसे ज्यादा जनसंख्या यूपी में, फिर महाराष्ट्र में और फिर बिहार में। तो 8.6%। 52 के आंसर ए। और 53 वह सड़क कौन सी है जो हिमालय में विश्व के 4 ऊंचे दर्रों को पार करती है? वो कौन सी सड़क है जो हिमालय में विश्व के 4 ऊंचे दर्रों को पार करती है? वो मनाली से लेह की सड़क है जो 4 ऊंचे दर्रों को पार करती है। और 53 का सी हो गया। और 54 भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नांकित में से किस देश से संबंधित है? किस देश से इन्फ्लुएंस्ड होकर के हमने अपने यहाँ संघात्मक व्यवस्था को रखा है? तो वो कनाडा। कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म को हमने लिया है, लेकिन हम फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं है, हम यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं। लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर को हम कहां से लिए हैं या कहां से उससे हम इन्फ्लुएंस्ड हैं? तो कनाडा से। अब है 55 भारतीय संविधान के विषय में निम्नांकित कथन निम्न में से किसका है? कोई एक कथन है, वो किसका है? ये है भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीला के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ये किसका कहा हुआ है? तो विद्वान केसी वियर का। भारतीय संविधान के बारे में ये कथन कि ये कठोर और लचीला के बीच की स्थिति धारण करता है, ये ना तो बहुत कठोर है ना ही बहुत लचीला है, ये बीच की स्थिति धारण करता है। ये किस विद्वान का स्टेटमेंट है भारतीय संविधान के बारे में? तो वो विद्वान है केसी वियर।
केसी वियर का स्टेटमेंट है भारतीय संविधान के बारे में, यह कि यह कठोर और लचीला के बीच की प्रकृति धारण करता है। ये केसी वियर का कहना है भारतीय संविधान के संदर्भ में। तो 55 का आंसर डी होता है। और 56 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें एक तरफ कुछ फैक्ट्स है और उस रिलेटेड आर्टिकल। तो उपाधियों का निषेध, उपाधियों का अंत किया गया, वो आर्टिकल 18 से तो 3 हो गया, यानी ए को 3 से मिलाएंगे। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता आपको अनुच्छेद 26 से मिलता है। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें 26 में प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म से संबंधित मैनेजमेंट का अधिकार है। तो धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 से, तो बी 4 से मिलेगा। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, तो ये 29 और 30 जो हमारा आर्टिकल है जिससे शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है, उसमें आर्टिकल 29 से ये है कि धर्म और भाषा के आधार पर किसी भी व्यक्ति को किसी शिक्षण संस्थान में प्रवेश से रोका नहीं जा सकता। तो अल्पसंख्यकों की भाषा की संरक्षण किस आर्टिकल से, तो आर्टिकल 29 से, तो 1 से मिलेगा। और शिक्षा का अधिकार तो आर्टिकल 21 में ए जोड़ करके 21 में क जोड़ करके 6 से 14 एज ग्रुप के बच्चे को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का प्रोविजन किया गया। तो शिक्षा का अधिकार ये अनुच्छेद 21 क जो 2 पे दिया हुआ है। तो 3 4 1 2 हमारा कुट बनेगा, 3 4 1 2, और जो डी पर दिया हुआ है इसलिए 56 का आंसर डी होगा। 56 का आंसर डी होगा और अरेंज्ड होगा 3 4 1 2, ए का 3, बी के साथ 4, सी के साथ 1 और डी के साथ 2 यानी 2। और 57 नंबर क्वेश्चन हमारा है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोषसिद्धि के संबंध में अभिव्यक्तों को दोहरे दंड और स्व अभिशंसन से संरक्षण देता है। यहाँ क्वेश्चन सीधा सा ये है कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल द्वारा किसी व्यक्ति को ये अधिकार प्राप्त होता है कि उसको किसी भी दोष के लिए दोबारा दंड नहीं दिया जा सकता है, ना ही किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को अपने खिलाफ साक्ष्य होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। ये अधिकार किससे मिलता है, तो आर्टिकल 20 से, आर्टिकल 20 से। तो 57 का डी। और 58 नंबर क्वेश्चन है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, लोकसभा के प्रति। दूसरा, एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत अनुच्छेद 75(3) के अनुसार, अनुच्छेद 74(3) के अनुसार कौन सा कथन सही है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। इसमें उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो 1 2 3 सही होगा, क्योंकि देखिए लोकसभा के प्रति तो मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है, एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत है, वो बाध्यता है कि लोकसभा में आपकी मेजोरिटी है तब ये, तो वो भी आपका सही होगा। और अनुच्छेद 75(3) के अनुसार ये बात कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा 58 का बी, 1 2 और 3, 1 2 3, 1 2 3, तो 58 का आंसर हो जाएगा बी। और 59 नंबर, जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे से अगर हटा दिया जाए तो ये परिघटना, जल को छिड़काए बिना, जल नहीं गिरेगा, अगर तेजी से हटा दिया जाए कार्ड को जल में, अब जान रहे हैं भरे हुए जल में पानी और गिलास में पानी भरा हुआ है, उसमें कार्ड और नीचे से कार्ड को सीधे हटा दिया जाए, जल तुरंत नहीं गिरेगा। तो इसका किस कारण, तो जड़त्व के गुण को दर्शाता है। जो भी ऑब्जेक्ट जिस स्थिति में उस स्थिति में बना रहना चाहता है, ये दर्शाता है गिलास से जल का तुरंत नहीं गिरना। तो 59 का सी। और 60, क्षितिज के निकट होने पर सूर्य और चंद्रमा दीर्घ वृत्ताकार प्रतीत होते हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि ये रिफ्रैक्शन के कारण, अपवर्तन के कारण, रिफ्रैक्शन के कारण, ये किसके कारण दीर्घ वृत्ताकार प्रतीत होते हैं, तो रिफ्रैक्शन के कारण, रिफ्रैक्शन के कारण। तो 60 का सी। और फिर 62 नंबर है, उत्प्लावी बल निर्भर करता है। तो उत्प्लावी बल जो थ्रस्ट फोर्स 2 चीज पर निर्भर करता है, एक तो डेंसिटी पर भी, द्रव के डेंसिटी पर, और दूसरा जो होता है कि उसके द्वारा कितना विस्थापित द्रव है।
जितना द्रव विस्थापित होगा उतना ही अब थ्रस्ट फोर्स लगेगा। लेकिन मुख्य रूप से डेंसिटी, अगर डेंसिटी अधिक है, जिस चीज को डाला जाता है उससे द्रव की डेंसिटी अधिक है तो वो उत्प्लावित होगा। तो डेंसिटी बहुत बड़ा इसमें मेन फैक्टर होगा। तो उत्प्लावित बल निर्भर करता है विस्थापित तरल के केवल घनत्व, केवल तो नहीं होगा, घनत्व पर और साथ साथ उसके द्वारा विस्थापित तरल के भार पर भी। लेकिन इसमें से एक ही चुनना है हम लोगों को, इसलिए बी चुनेंगे। तो 62 का बी। और 63 लोहे की वस्तु में जंग रस्ट, लोहे की वस्तु में जंग क्या बनने से लग जाती है? तो फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण, फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड के मिश्रण से रस्टिंग होता है। तो 63 का बी होगा। और 64 है ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पाद क्या है? ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 और C2H5OH, C2H5OH, तो डी हो जाएगा। और 65 है रेत पर पद चिन्हों का सांचा ढालने के लिए सबसे अच्छी सामग्री क्या है? रेत पर पद चिन्हों का सांचा ढालने के लिए सबसे अच्छी सामग्री क्या है? तो पैराफिन मोम, पैराफिन मोम। तो ये 65 का सी होगा। और 66 है लकड़ी के भंजक आसवन से उत्पन्न होने वाले कार्बनिक विलायक, लकड़ी के भंजक आसवन से उत्पन्न होने वाले कार्बनिक विलायक इसमें कौन है? तो दो होगा, एसीटोन और मेथेनॉल। और एसीटोन और मेथेनॉल जो है वो सी ऑप्शन में है। तो 66 का सी होगा। और 67 नंबर क्वेश्चन है वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगता है उसे क्या कहते हैं? मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगने वाले जीव को क्या कहते हैं? तो सेप्रोफाइट कहते हैं। मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगने वाले जीव को सेप्रोफाइट कहते हैं। और 68 नंबर क्वेश्चन है, 68 नंबर पे जो क्वेश्चन है, शरीर में सबसे बलशाली पेशी पाई जाती है कहां? सबसे मजबूत पेशी पाया जाता है तो जबड़ा में। तो इन जबड़ा में जो सी, तो 68 का सी होगा। और 69 है पादपों को यानी प्लांट को मिट्टी से जो जल मिलता है वो क्या है? तो वो कैपिलरी वाटर, कैपिलरी वाटर यानी कैपिलरी एक्शन से, यानी जो पौधे में जो रंध्र होते हैं उससे होकर के पानी ऊपर चढ़ जाता है। जैसे कैपिलर ट्यूब में जब भी कैपिलरी एक्शन से ऊपर, यानी बहुत ज्यादा वो जो है सिलिंड्रिकल है, लेकिन उसका मतलब कैपिलरी आप समझ रहे हैं, कैपिलर का मतलब जिसका रेडियस या डायमीटर बहुत कम हो तो वो सरफेस टेंस के कारण द्रव उस पर चढ़ जाता है। तो वैसा ही होता है पौधे के साथ। तो पौधा पृथ्वी से जल को लेता है तो कैसे? तो कैपिलरी एक्शन से। तो कैपिलरी वाटर इसको कहेंगे, कैपिलरी वाटर, कोशिका जल, केसिका जल, सॉरी केसिका, कैपिलरी को केसिका जल। तो 69 का सी। और 70 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य का एक कवक जनित रोग, कवक जनित यानी फंगल बॉर्न डिजीज मनुष्य क्या है? तो कलरा, प्लेग, ये सब फंगल नहीं है। तो फंगल जो है रिंग वर्म जो होता है, रिंग वर्म डिजीज जो है, कहीं पानी लग जाना या कुछ, ये रिंग वर्म होता है। तो रिंग वर्म डिजीज जो है वो फंगल बॉर्न डिजीज है, रिंग वर्म। तो 70 का डी, 70 का डी रिंग वर्म। और 71 है निम्नांकित में से आंखों के किस दोष को दुरुस्त नहीं किया जा सकता? तो वर्णांधता को, कलर विजन जो है उसको, कलर ब्लाइंडनेस को सही नहीं किया जा सकता। वो जन्मजात होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स होता है, उसको सही नहीं किया जा सकता। तो निम्न आंखों के किस दोष को दुरुस्त या करेक्ट नहीं किया जा सकता? वो वर्णांधता है, जो एक सी ऑप्शन पर है। तो 71 का सी, यानी वर्णांधता को करेक्ट नहीं किया जा सकता, वो क्यूरेबल नहीं है या करेक्ट उसको नहीं किया जा सकता है। और 72 नंबर क्वेश्चन है दीमक लकड़ी का पाचन ऐसे एंजाइम की सहायता से करता है जो स्रावित होता है उसके मध्यांतर में कोशिकाओं से। तो ये 72 का बी मध्यांतर में कोशिकाओं से स्रावित होता है। और 73 है ऊंचाई से गिरने पर किसी मानव या अन्य पशुओं की अपेक्षा बिल्ली के बचने की अधिक संभावना होती है, इसका कारण क्या है? बिल्ली अगर ऊपर से गिरा तो अन्य प्राणियों की तुलना में उसे बचने की ज्यादा संभावना है, इसका कारण क्या है?
तो इसमें ए ऑप्शन पे जो आपका कारण लिखा हुआ है, बिल्ली तत्काल अपने आप को समायोजित कर लेती है, एडजस्ट, कि उसको किस तरफ, उसके पास उसके कान में इस तरह का चीज होता है कि उसको ये पता चल जाता है कि हम किस साइड में गिरेंगे, और इसलिए वो अपने बॉडी को उस तरह से एडजस्ट कर लेती है। यही मेन कारण है कि बिल्ली को सरफेस पर आने के पहले ये उसको पता चल जाता है कि वो किस ओर गिरेगी, और वो अपने को इस तरह से एडजस्ट कर लेती है। वो कारण होता है, तो 75 का ए होगा। और 74 है, यदि दूध से क्रीम को हटाया जाता है तो उसका घनत्व कैसा हो जाता है। तो चूंकि दूध का क्रीम का घनत्व से दूध का घनत्व ज्यादा होता है, तो अगर क्रीम को हटा लेते हैं तो दूध का घनत्व और बढ़ जाता है। क्रीम की तुलना में क्रीमलेस जो दूध होगा उसका घनत्व ज्यादा होगा। तो दूध का घनत्व जब क्रीम हटा लेंगे तो उसका घनत्व क्या होगा, बढ़ जाएगा। और 75 है, न्यूक्लिक एसिड इस कहाँ होता है, तो केंद्रक और कोशिका द्रव में, केंद्रक और कोशिका द्रव में न्यूक्लिक एसिड होगा, तो 75 का सी। और फिर इधर रीजनिंग का क्वेश्चन है, फिर हम लोग आएंगे जीएस का क्वेश्चन, फिर दिख रहा है आपको 86, वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स नामक वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, अरुण शौरी, जो एक पत्रकार अरुण शौरी की पुस्तक है वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स, ये अरुण शौरी की पुस्तक है। 86 का डी। और 87 है, निम्नांकित में कौन सा भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर से संबंधित है, तो प्रथम परमाणु रिएक्टर तो अप्सरा, तो 87 का सी। और 88 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित हुआ था, ओलंपिक खेल मॉडर्न नहीं, शुरू से कब आयोजित हुआ था, तो 776 ईसा पूर्व में, 776 बीसी में फर्स्ट ओलंपिक। लेकिन मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत मानी जाती है 1896 ईस्वी से, मॉडर्न ओलंपिक 1896 ईस्वी से। और ऐसे ओलंपिक की शुरुआत अगर ईसा पूर्व वाला ऑप्शन देगा तो 776 ईसा पूर्व ऑप्ट करेंगे। और 89 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शास्त्रीय नृत्य के श्रेणी में आता है, तो भांगड़ा नहीं, मयूरभंज, ये सब क्या है, तो लोक नृत्य है। मणिपुरी जो है वो शास्त्रीय नृत्य है। तो ये जो 4 गो नृत्य दिया हुआ है इसमें मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के कैटेगरी में आता है, तो 89 का ए। और 19 में है, मुंशी प्रेमचंद निम्नांकित में किन पुस्तकों से संबंधित है, तो सेवादान, गबन, रंगभूमि, ये उनकी पुस्तक है, तो 90 का डी होगा, 1, 2, 3, यानी सेवादान, गबन और रंगभूमि ये मुंशी प्रेमचंद की पुस्तकें हैं। अब 91 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए, ईसीजी, आरएनए, ईएनटी, और सबका फुल फॉर्म इधर दिया हुआ है। तो डीएनए का फुल फॉर्म 2 नंबर पर है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ईसीजी का फुल फॉर्म 1 नंबर पर दिया हुआ है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और आरएनए का फुल फॉर्म होगा जो 4 नंबर पर दिया हुआ है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। और ईएनटी का फुल फॉर्म होता है ईयर नोज थ्रोट, ये मेडिकल साइंस का एक ब्रांच हुआ, ईयर नोज थ्रोट का मेडिकल साइंस के जिस ब्रांच में अध्ययन उसको ईएनटी ब्रांच कहते हैं, ईएनटी। तो ईएनटी ईयर नोज थ्रोट। तो 2, 1, 4, 3 और 2, 1, 4, 3 ये बनाया हुआ है ऑप्शन बी में, 2, 1, 4, 3। तो 91 का आंसर बी हुआ। 92 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और स्वामी विवेकानंद की जयंती पर युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। और फिर 93 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में अफ्रीका का कौन सा एक देश ओपेक का देश सदस्य नहीं है। ओपेक जो है, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, पेट्रोल एक्सपोर्ट करने वाले देशों का एक संघ है, संगठन है, उसमें इसमें से कौन सा देश नहीं है, तो दक्षिण अफ्रीका ओपेक का सदस्य देश नहीं है। दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका ओपेक का मेंबर नहीं है। तो डी, 93 का डी। और 94 इधर जगदीश चंद्र बोस संस्थान, बिरबल साहनी पुरा वनस्पति विज्ञान संस्थान, रमन अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, ये 4 हमारे इंस्टीट्यूशंस का नाम दिया हुआ है।
और फिर एक तरफ दिया हुआ है कि ये कहाँ स्थित है। तो मैं बोल रहा हूं उसको सुनिएगा, क्योंकि लिखा हुआ तो है ही, सुनने पर भी आपको याद होगा। जगदीश चंद्र बोस संस्थान कहाँ है? तो ये कलकत्ता में, जगदीश चंद्र बोस संस्थान कलकत्ता में। बिरबल साहनी पुरा वनस्पति विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो लखनऊ में। रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो बेंगलुरु में। और राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी कहाँ है? इलाहाबाद में। तो 3415 3415 आपका अरेंज्ड है डी में। तो 94 का डी, 94 का डी यानी जगदीश चंद्र बोस संस्थान कोलकाता, बिरबल साहनी पुरा वनस्पति विज्ञान संस्थान लखनऊ, रमन अनुसंधान बेंगलुरु, राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी इलाहाबाद। तो ये डी ऑप्शन होगा 94 का। और 95 फिर उसी तरह से दो सूची है, ऐशबाग स्टेडियम, बेब्रॉन स्टेडियम, ग्रीन पार्क, ईडन गार्डन। ये कहां पर स्टेडियम है? तो ऐशबाग स्टेडियम जो है वो भोपाल में है, ब्रेबॉर्न स्टेडियम जो है वो मुंबई में है, ग्रीन पार्क जो है वो कानपुर में है, और ईडन गार्डन जो है कोलकाता में है। तो 2 1 4 3 के हिसाब से ये अरेंज होगा बी ऑप्शन, 95 का बी। फिर 96 नंबर में है, कुछ पर्सनालिटी का नाम है और फिर उनको क्या कहा जाता है, उपनाम वो दिया हुआ है। तो अब्दुल गफ्फार खां, ये पाकिस्तान में चले गए, पाकिस्तान में थे। अब्दुल गफ्फार खां, इनको सीमांत गांधी कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। अब्दुल गफ्फार खां। तो 1 का 2। दादा भाई नौरोजी, इनको वयोवृद्ध, भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। तो 3। मोहनदास करमचंद गांधी, इनको महात्मा कहा जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता है। और इस तरह से 2 3 1 4 2 3 1 4 यानी ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। तो ये ऑप्शन बनता है, ये हमारा आंसर बनता है बी। और 97 में फिर देश और मुद्रा के हिसाब से दिया हुआ है। और कौन सुमेलित नहीं है ये देखना है। तो ब्राजील का रियाल मुद्रा सही है, चीन का युआन भी सही है, मैक्सिको का पेसो भी सही है, और थाईलैंड का थाई बात जो लिखा हुआ है किताब में वो भी सही है। लेकिन इसमें जो आंसर दिया हुआ है आपके बुक में भी, उसके हिसाब से डी ऑप्शन दिया हुआ है, डी आंसर दिया हुआ है 97 का। तो थाईलैंड का थाई बात रहेगा तब तो अरेंज्ड है, और डी है। तो देखिए यहां पर एक्सप्लेनेशन में भी ये थाईलैंड का अगर थाई बात की जगह पर कुछ और दे दिया जाता तो डी आंसर सही होता, यानी थाई बात। ये आप जान लीजिए थाईलैंड का थाई बात मुद्रा है। वहां पर अगर ये सेट किया गया था कि वहां पर अगर रिंगित किया जाता, रिंगित, और रिंगित जो मुद्रा है वो मलेशिया का, रिंगित मलेशिया का। तो आप इतना याद कर लीजिए क्वेश्चन के हिसाब से, ब्राजील का रियल, चीन का युआन, मैक्सिको का पेसो, थाईलैंड का थाई बात और मलेशिया का रिंगित, मलेशिया का रिंगित, मलेशिया का रिंगित। अब आइए 98, 2 स्टेटमेंट है। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः भाग प्रति मिलियन में व्यक्त किया जाता है। प्रोटीन बनाने के लिए 10 एमिनो अम्ल आवश्यक होता है। तो प्रति मिलियन में व्यक्त किया जाता है, यह सही नहीं है। और प्रोटीन बनाने के लिए 20 एमिनो अम्ल आवश्यक है, यह सही है। तो ए गलत है, आर सही है। तो डी आंसर होगा। और 99 नंबर क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब? WTO की स्थापना कब? तो 1995 में। WTO की स्थापना 1995 में, 1 जनवरी 1995 को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना। और WTO का मुख्यालय जेनेवा में, WTO का मुख्यालय जेनेवा में, WTO का स्थापना 1 जनवरी 1995। और 100वां क्वेश्चन है, उसमें कथन और कारण करके लिखा हुआ है, स्त्रियों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। आंकड़ों के अनुसार भारत में लड़कों की अपेक्षा लड़कियां प्रति वर्ष अधिक संख्या में जन्म लेती हैं। कारण है भारत में लड़कों की मृत्यु दर लड़कियों की मृत्यु दर की अपेक्षाकृत अधिक है। लड़कों की मृत्यु दर लड़कियों की मृत्यु दर की अपेक्षाकृत अधिक है, ये गलत स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट ए जो है वो सही है और आर जो है वो गलत है। तो 100 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 100 नंबर पे जो क्वेश्चन है, 100वां क्वेश्चन जो है उसका आंसर सी होगा, ए सही है, आर गलत है। और इस तरह से सेट 4 का जो जनरल स्टडीज के क्वेश्चन था उसको हम लोगों ने देखा। थैंक यू। फिर अगले सेट के साथ